जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियाँ। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे भाग 16। उधर तेजा के घर नाश्ते के बाद अर्जुन किसी काम से निकल गया तो तेजा ने हिना को इशारा किया और वह तेजा के कमरे में आई। जी पापा जी, आपने बुलाया? हिना बोली। बैठो बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तेजा ने कहा तो हिना बैठ गई। पापा जी कहिए, हिना बोली। तेजा ने अपने लॉकर को खोला और बैग में से एक तस्वीर निकालकर हिना के सामने रख दी। ये कौन है? हिना ने तेजा की तरफ देखा। यही पता करना है तुमको? इस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए मुझे। यह इस वक्त कहाँ पर है, जिंदा है या नहीं, ये सब तुम्हें पता करना है, तेजा गंभीरता से बोला। ये कौन है पापा? हिना ने तस्वीर उठाई। ये रविंद्र पटेल की छोटी और कविता की जुड़वा बहन है, सविता। तेजा बोला। सविता पटेल? हिना फोटो देखा, पर ये तो बिल्कुल जाह्नवी के जैसी दिखती है, या कहना चाहिए जाह्नवी इसकी कॉबन कॉपी है। इतनी हुबहू जैसे जानू इस सविता की ही बेटी हो। हिना बोली तो तेजा की आंखों में कुछ अजीब सा आ गया। पर पापा, सविता का तो जिक्र आज तक कभी नहीं हुआ। हम सब तो सिर्फ कविता को जानते हैं जो कि सुजॉय चाचू को प्यार करती थी। हिना ने टेंश होकर तेजा को देखा। हाँ, हमारे घर में सिर्फ कविता का ही जिक्र होता है क्योंकि आज तक सविता के जिक्र की जरूरत ही नहीं हुई। हम सब सिर्फ कविता का ही जिक्र करते हैं क्योंकि हम सब कविता को सुजॉय की प्रेमिका के रूप में जानते हैं। पर यह भी एक सच है कि कविता की जुड़वा बहन सविता थी जो कि बिल्कुल उसी के जैसी दिखती थी। सिर्फ दोनों के रंग में फर्क था। जहां कविता हल्की सांवली थी तो वही सविता एकदम सफ़ेद जाह्नवी की तरह। सविता लखनऊ में नहीं रहती थी, वह भोपाल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल में, और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करती थी। जिस दिन वह दुर्घटना हुई और इतने सारे लोगों की मौत हुई, उसी दिन से कविता और सविता भी रविंद्र के परिवार से गायब है। रविंद्र ने उन दोनों को भी मार दिया है, या उन दोनों को कहीं भेज दिया है, या उन दोनों की शादी कर दी है, या वो कहीं बाहर है। जो भी है, इस बात को कोई नहीं जानता, और तुम्हें अब यही पता करना है, तेजा सीरियस होकर बोला। हिना ने उसकी तरफ देखा। और एक बात, तेजा बोला तो हिना ने ध्यान सा सुनने लगी। इस बात की जानकारी अर्जुन और बहू जी को नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ये काम चुपचाप करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वह तुम्हें मुझे बताना है, तेजा बोला। पापा जी, उनके घर में आज तक ये दोनों नाम नहीं सुने, मानो कविता और सविता कभी थी ही नहीं। और एक बात, रविंद्र जाह्नवी को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, कहूं तो भी गलत न होगा। समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, पर वो जाह्नवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो कोई गैर हो। हिना कुछ सोचती हुई बोली। यही तो पता करना है कि हम इस बच्ची को मोहरा बना रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे, तेजा बोला। लेकिन पापा, आपके दिमाग में अचानक से सविता की बात कैसे आ गई? हिना बोली। तुमसे जितना कहा है उतना पता करो। राग की सख्त आवाज आई तो हिना उठ खड़ी हुई। जी पापा जी, हिना बोली। मुझे ऐसा लगता है कि जाह्नवी रविंद्र और रमा की बेटी नहीं है, नहीं कविता की, तेजा कुछ सोचते हुए बोला। हमने पता कर लिया है पापा, जानू कविता की बेटी नहीं है, वह रविंद्र और रमा की ही बेटी है, क्योंकि कविता को उसी दिन गायब कर दिया था जिस दिन यहाँ पर हमारे परिवार पर हमला किया था, और पता चला है शायद उसे खत्म कर दिया है। हिना बोली। इसीलिए तो मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि यह जाह्नवी सविता की बेटी है, इसलिए हमें पहले सारा सच पता करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी बेकसूर को हम अपने बदले की आग में जलाकर भस्म कर दे, और इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना बेटा हिना? सच्चाई तुम्हें सिर्फ मुझे बताना है। अगर यह बात सच होती है तो इसके आगे क्या करना है फिर डिसाइड होगा, तेजा बोला। अगर वाकई में जाह्नवी सविता की बेटी है तो फिर सविता और उसका परिवार कहाँ है? उसका पति कौन है? मतलब कि जाह्नवी का बाप कौन है? हिना सोचती हुई बोली। समय आने पर हम ये भी पता कर लेंगे। पहले ये तो पता चले कि सविता कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, और क्या जाह्नवी वाकई में सविता की बेटी है या रविंद्र की, तेजा परेशान सा बोला। जी पापा जी, मैं जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करूंगी, हिना ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। सविता, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है तो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तेजा ने उस तस्वीर को देखकर गहरी सांस ली। दूसरी तरफ रविंद्र के घर पर आज सेंगर आया था और वह लोग घर में बने बार में बैठे पैग पर पैग लगा रहे थे। रविंद्र, क्या सोचा है तुमने? रिश्ता कब करने वाले हो? सेंगर ने रविंद्र को नशे में देख पूछा। मैंने कहा था ना तुमसे कि पहले करण रणविजय से मिलना चाह रहा है, पर तुम हो कि उसे बुला ही नहीं रहे हो, रविंद्र बोला। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर ना जाने कौन से काम में फंसा हुआ है कि निकल ही नहीं पा रहा है। पर तुम ये सोचो, इन सब में हमारा इतना नुकसान हो रहा है। हमें उस फैक्ट्री से अपने नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करनी है, पार्टनरशिप में, जिसके लिए जाह्नवी और रणविजय का रिश्ता हमने सोचा था, सेंगर बोला। तो रविंद्र ने उसे घूरा। अब तुम इस तरीके से देरी करते रहोगे तो हमारा तो नुकसान होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ रिश्ता तय कर दो, रणविजय के आते ही शादी करा देते हैं, सेंगर बोला। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दो, रविंद्र पर नशा हावी था। अब तुम इस तरीके से देरी करते रहोगे तो हमारा तो नुकसान होगा ना।
मैं तो कह रहा हूँ रिश्ता तय कर दो, रणविजय के आते ही शादी करा देते हैं। सेंगर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दो। रविंद्र पर नशा हावी था। देखना कहीं इतिहास फिर से खुद को ना दोहरा दे। इस बार तुम बच्चों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हो। तुमने जाह्नवी को मुरैना भेज दिया और अब हॉस्टल में भी रह रही है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। भूलो मत पिछली बार कितनी मुश्किल से हमने सारा कुछ संभाला था और फिर रातों रात हमें लखनऊ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सेंगर रविंद्र को भड़का रहा था। हाँ, मैं भी कभी नहीं भूल सकता उस बात को, तुम्हारे कहने पर कितना कुछ हुआ था उस दिन। रविंद्र पीते हुए बोला, और वह तो भला हो कि उस परिवार का कोई भी इंसान नहीं बचा, वरना हम तो कब के जेल में बैठे होते। सेंगर ने गिलास उठा के कहा, आज के बाद कभी उस बात का जिक्र मत करना। मैं उन सब यादों को वहीं छोड़कर आ चुका हूँ। अब उस बात का जिक्र करके फिर से अपने लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करनी है। मत भूलो कि यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। वीरेंद्र और घर के सब लोग भी इस बारे में पूरा सच नहीं जानते सिवाय अम्मा के। रविंद्र धीरे से बोला, माफ करना, गलती से निकल गया, पर हम तो एक दूसरे की कमी जानते हैं और एक दूसरे की जरूरत भी। मेरी जरूरत है ये फैक्ट्री और तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी लड़की के लिए ठीक ठाक लड़का। इसलिए कह रहा हूँ सारी चीज़ों को एक तरफ रख के रिश्ता करो और तुम और हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, जिस तरीके से हम सालों पहले रखते थे। सेंगर ने रविंद्र के हाथ पर हाथ रखा। पर जाह्नवी के बारे में निर्णय मैं नहीं कर सकता, वह करण का हक है। रविंद्र बोला, क्यों है करण का हक? क्या वो तेरी बेटी नहीं? तुम बाप हो उसके बारे में निर्णय लेने का तुम्हारा हक है। सेंगर ने रविंद्र को शीशे में उतारते हुए कहा। पर रणविजय, रविंद्र बोला, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारे निर्णय पर हमारी पार्टनरशिप टिकी हुई है और हमें सबसे पहले अपने प्रॉफिट को देखना है। सेंगर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी रविंद्र के लिए सबसे पहले मान सम्मान और परिवार की इज्जत है और दूसरे नंबर पर हमारा बिजनेस। मैं अपने बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। रविंद्र बोला, तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी फैसला लो और जाह्नवी और रणविजय की शादी कराओ तो हम अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करें और हमारा फायदा हो। वैसे भी तुमने हमेशा पहले खुद को रखा है, उसके बाद किसी और को। सेंगर धीरे से बोला, ठीक है, तुम रणविजय को बुलाओ, करण अभी यहाँ नहीं है। मैं उसकी गैर हाजिरी में जानू की शादी करा दूंगा, फिर वो कुछ नहीं कह पाएगा। इस बार सिर्फ अपना सोचूंगा। रविंद्र बोला, जाह्नवी के बारे में भी नहीं? सेंगर ने बात पक्की करनी चाहिए। नहीं, मुझे ये फैक्ट्री जल्दी से शुरू करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और उस जाह्नवी से तो बिल्कुल नहीं। रविंद्र बोला और गिलास में रखी पूरी बियर उसने गटक ली। ठीक है, मैं चुपचाप रणविजय को बुलाता हूँ और उसके आते ही सादा तरीके से चुपचाप शादी होगी, बाकी बात बाद में। सेंगर धीरे से बोला। दरवाजे के बाहर खड़ी रमा उन दोनों की बात सुन रही थी। आज फिर आप वही गलती कर रहे हो जो आपने सालों पहले की थी। इस सेंगर की बातों में आकर आपने कविता की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध तय की थी और जिसका नतीजा कितना भयानक हुआ। और आज आप मेरी बेटी के साथ भी वही कर रहे हो। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं और करण आपकी यह जिद कभी पूरी नहीं होने देंगे। जानू की शादी रणविजय से नहीं होगी। वह रणविजय को पसंद नहीं करती। वह डरती है उस लड़के से, यह हम सब जानते हैं, और फिर भी आप अपनी मासूम बच्ची को उसी के हाथों सौंप रहे हैं जो उसका मान सम्मान और स्वाभिमान को छिन भिन करना चाहता है। कुछ सालों पहले रणविजय ने क्या करने की कोशिश की थी इस घर में कोई नहीं जानता आपके और मेरे अलावा, फिर भी अपनी बेटी को उस विकृत मानसिकता वाले इंसान के साथ बांध रहे हो। मैं ये नहीं होने दूंगी। जानू की किस्मत कविता और सविता जैसी नहीं होगी। उनके समय मैं कमजोर पड़ गई, पर अब नहीं। अब बात मेरी बच्ची की है। मेरी जिम्मेदारी है जाह्नवी, और मैं आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी को बिजनेस के लिए कुर्बान नहीं होने दूंगी, और करण भी कभी नहीं मानेगा। रमा बोली और चुपचाप कमरे में चली गई। वहां से निकल सेंगर ने रणविजय को फोन लगाया। जी पापा, उद्धरण चिन्ह, जल्दी निकलो वहां से। तुम जानते हो न ये पार्टनरशिप हमारे लिए कितनी जरूरी है, और इसके लिए तुम्हारा और जाह्नवी का रिश्ता भी। पटेल बोला, जी पापा, मैं जानता हूँ। मैं जल्दी से आने की कोशिश करता हूँ। आखिर जाह्नवी से शादी और उसे अपने पैरों पर झुकाना मेरा सालों का सपना है। जल्दी आओ, सेंगर बोला और कॉल कट कर दिया। जाह्नवी पटेल, आ रहा हूँ वापस फिर से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने। बहुत जीली आज़ाद जिंदगी, पर तुम नहीं जानती कि तुम रणविजय की जिद ही नहीं, जुनून भी हो। तुम्हें हासिल करना मेरा पागलपन है और तुम्हें कांपते देखना मेरा सुकून। बस कुछ दिन और फिर तुम मेरे बिस्तर पर होगी, और फिर तुम जितना डरोगी उतना ज़्यादा डराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर दर्द और डर मुझे सुकून देता है। रणविजय ने सामने की दीवार पर लगी जानू की बड़ी सी तस्वीर पर हाथ फिराकर कहा, और उसके कठोर चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। आगे क्या मोड़ लेगी इनकी जिंदगी जानने के लिए पढ़ते रहिए बावरा मन। उधर अभिमान पूरे दिन से हॉस्पिटल में ही था। वो 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गया था। ऑफिस से लौटकर दिया हॉस्पिटल आए और 2 घंटे जानू के साथ बिताकर वापस हॉस्टल चली गई। जाह्नवी, ये जूस पी लो, अभिमान ने जानू से कहा, जो आराम से लेटी हुई फोन देख रही थी। थोड़ी देर में मान
जानू बोली तो मान ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और बंद करके रख दिया। जानू ने उसकी तरफ देखा तो मान ने जूस की तरफ इशारा किया। जानू ने मुंह बनाया और उठकर जूस पिया और खिड़की से बाहर देखने लगी जहां से बाहर हो रही बारिश दिख रही थी। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और पानी को महसूस करने लगी और उसने आंखें बंद कर ली। अभिमान ध्यान से जानू को देख रहा था। अचानक से जानू के चेहरे पर दर्द और डर के भाव आए और उसने झट से आंखें खोल दी। क्या हुआ? मान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो वापस आ रहा है फिर से हमें डराने, हमें झुकाने और कहते कहते जानू कांप गई। कौन? उद्धरण चिन्ह रणविजय, वो दर्द के साथ बोली। कौन रणविजय? मान ने उसकी आंखों में झांका। पापा के दोस्त सेंगर अंकल का बेटा। और कहते कहते जानू रुक गई। और मान ने उसके गाल से हाथ लगाया। और शायद हमारा होने वाला हस्बैंड। जानू बोली तो मान उसकी आंखों में गुस्से से देखा। पाप हमारा रिश्ता कराना चाहते हैं और शायद करा ही देंगे। जानू उदासी से बोली। और तुम क्या चाहती हो? अभिमान ने कहा। खुला आकाश, बेखौफ जिंदगी और स्वतंत्र हवा में सांसें लेना। पर हमारी चाहत की कोई कीमत नहीं मान, इसलिए सब बेकार है, जानू बोली और वापस जाकर बिस्तर पर लेट आंखें बंद कर ली। अभिमान उसके पास आकर स्टूल पर बैठ गया। तुम क्या चाहती हो जानू? सिर्फ एक बार कहो तो सही, मैं हूं तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह दादा को बोला है हमने कि हमें रणविजय से शादी नहीं करनी। अब अगर दादा मना करते हैं तो ठीक है, वरना जैसी हमारे किस्मत। ये किस्मत कुछ नहीं होती जानू, हमें अपने लिए लड़ना होता है, आवाज उठानी पड़ती है। अभिमान की आवाज कठोर हो गई। हम कुछ नहीं कर सकती मान, हम में लड़ने की न हिम्मत है न ताकत। अगर हमें तकलीफ ज्यादा हुई इतनी कि सहन न कर पाए तो जान दे देंगे। शट अप जानू। तभी तेजी के साथ बिजली चमकी। मान आप प्लीज कुछ देर यही रहना, जब भी ये बारिश आती है एक डर साथ ले आती है, जानू घबरा के बोली और मान का हाथ कसकर पकड़ लिया। मान ने उसके हाथ पर हाथ रखा और हौले से सहलाया। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह थोड़ी देर में जानू सो गई पर मान अब भी उसके हाथ को थामे बैठा रहा। रात के किसी पहर वो जानू के कंधे पर सिर रख कर बैठे बैठे ही कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। जानू की नींद खुली तो उसका ध्यान गया कि अभिमान उसके कंधे पर सिर रखे बैठे बैठे ही सो रहा है। जानू ने उसके चेहरे की तरफ देखा और न जाने कब उसके हाथ मान के बालों पर चले गए। भोलेनाथ, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? हमेशा न चाहते हुए भी क्यों हम इनकी तरफ झुकते चले जा रहे हूं, ये जानते हुए भी कि इस रिश्ते का कभी कोई भविष्य नहीं होगा। पापा कभी नहीं मानेंगे और ना जाने हम दोनों को क्या क्या भुगतना पड़े, फिर भी हम क्यों खुद को मान से दूर नहीं रख पा रहे हैं? और वह भी तो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल होते चले जा रहे हैं। हम क्यों नहीं रोक पा रहे उन्हें खुद के करीब आने से? जानू मन ही मन सोच रही थी। सुबह की सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में आने लगी थी। जब सूरज की किरणें अभिमान के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोल दी, पर उसकी आंखें खोलने से पहले जानू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभिमान एक नज़र उसकी तरफ देखा। ओह गॉड, मैं तो यही बैठे बैठे सो गया। अच्छा हुआ इसकी नींद नहीं खुली, वरना ना जाने क्या सोचती। अभिमान ने सोचा और फिर उठकर सामने पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में जानू ने आंखें खोली तो देखा मान बेंच पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। जानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप हमसे दूर भी नहीं रह पा रहे हो मान, और दिखाना चाह रहे हो कि दूर हो? जानू ने सोचा। लेकिन आपको हमसे दूर रहना होगा मान। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपकी जिंदगी खतरे में आए। हम आपको किसी भी हालत में कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, जानू खुद से बोली और फिर उठकर बैठ गई। अभिमान ने जानू तरफ देख स्माइल किया तो वह भी मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में दिया वहां पर आ गई और दिया के साथ साथ ही राजू भी वहां आ चुका था जानू और मान का चाय नाश्ता लेकर। जानू और मान ने ब्रेकफास्ट किया और दिया बैठी बैठी उन लोगों से बातें करती रही। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर जानू का चेकअप किया। मैं इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करने का बोलता हूं, आज दोपहर तक आप इन्हें ले जा सकते हैं। आज की ब्लड रिपोर्ट काफ़ी ठीक आई है, फिर भी कुछ दिनों तक मेडिसिन चलेंगी और इन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, डॉक्टर बोले और निकल गए। फाइनली तेरी हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। मैं बता नहीं सकती कितना मिस कर रही हूं तुझे। मन ही नहीं लगता है आजकल, ना तो ऑफिस में ना ही हॉस्टल में। एक तो श्रेयांश नहीं आ रहा है और तू हॉस्टल में नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह मैं अकेली पड़ गई हूँ, दिया बोली और उसने जानू को गले लगा लिया। जानू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम भी बता नहीं सकते दिया तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। तुम तो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वह वरदान हो जो हमें किस्मत से ही मिल गया। हम तो कभी जानते ही नहीं थे कि दोस्त कैसे होते हैं। बस घर में अपने कजिन्स के साथ टाइम निकालते थे, इसके अलावा किसी को नहीं जानते। हमारे पड़ोस में आजकल एक दीदी आकर रहने लगी है, हिना दीदी। उन्होंने है मोटिवेट किया कि हम बाहर आकर जॉब करें। जानू बोली, हम भी बता नहीं सकते दिया तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। तुम तो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वह वरदान हो जो हमें किस्मत से ही मिल गया। हम तो कभी जानते ही नहीं थे कि दोस्त कैसे होते हैं। बस घर में अपने कजिन्स के साथ टाइम निकालते थे,
इसके अलावा किसी को नहीं जानते। हमारे पड़ोस में आजकल एक दीदी आकर रहने लगी है, हिना दीदी। उन्होंने है मोटिवेट किया कि हम बाहर आकर जॉब करें। जानू बोली, क्या नाम बताया तुमने हिना? दिया ने आंखें छोटी कर पूछा। हाँ, हिना नाम है उनका, अभी 1 साल पहले ही हमारे पड़ोस में किराए पर रहने आई है। अकेली है, उनकी पूरी फैमिली ग्वालियर में रहती है और वह यहाँ अकेली रहती है। जानू बोली, पता है जानू, मेरी भाभी का नाम भी हिना है, पर वह आगरा में नहीं भोपाल में रहती है और 1 साल से वह भी जॉब कर रही है। दिया ने बोला तो अभिमान ने दिया और जानू की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक चिंता के भाव आए। हे भगवान, लगता है सच्चाई जल्द ही सबके सामने आने वाली है। दिया और जानू दोनों ही हिना भाभी को बहुत अच्छे से जानती हैं। बस दोनों यह नहीं जानती कि दोनों की हिना एक ही है। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पर अब मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे जानू से अपने दिल की बात कहनी है। अगर वह मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती है तो फिर मैं मम्मी से बात करूंगा और उन्हें कहूंगा कि जानू को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। वैसे भी वो मुझे चाहे न चाहे, पर जानू को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मुझे प्यार करे या ना करे, उसका डिसीजन, पर मैं उसे प्यार करता हूं और मैं उसे कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, अभिमान ने मन ही मन कहा। श्रेयांश सर कब आ रहे हैं? जानू ने पूछा। 1 हफ्ते के लिए गया था, 2 दिन तो निकल गए हैं, देखो इस वीकेंड तक आ जाएगा। और अच्छा ही है वो नहीं है यहाँ। वह चिपकू यहाँ होता ना तो मैं तुम्हारे पास बैठ भी नहीं पाती, फिर मुझे उसी के पास रहना पड़ता। दिया बोली तो जानू मुस्कुरा उठी। तो क्या गलत है? वह प्यार करते हैं, वह तुम्हें, और इतना तो हक बनता है न उसका, और अब तुम लोगों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। जानू बोली, बस 1 महीने के बाद मेरी और श्रेय की शादी होगी और तब तू हर समय मेरे साथ रहेगी, कोई भी बहाना, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। करण दादा से मैं बात कर लूंगी, पर तू पूरे टाइम मेरे साथ रहेगी। दिया बोली, ठीक है, जरूर आएंगे हम, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। जानू बोली, नहीं, पहले तू वादा कर, चाहे कुछ हो जाए पर हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं आएगा। तू मेरी शादी के टाइम पर मेरे साथ रहेगी। दिया बोली और हाथ आगे कर दिया। जानू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हम वादा करते दिया, दिया चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, हम तुम्हारी शादी में हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे और तुझे विदा करने के बाद ही कहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच जानू। अच्छा, मैं ऑफिस निकलती हूँ, बाकी अभिमान सर तो यही है, तुम्हें डिस्चार्ज करा हॉस्टल छोड़ देंगे और मैं भी ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। दिया बोली और निकल गई। जानू ने अभिमान की तरफ देखा जो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। जानू ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन उठाकर उसमें कुछ देखने लगी कि तभी अभिमान उठकर उसके पास आया और उसके पास ही उसके बेड पर बैठ गया। कल तुम कह रही थी कि रणविजय के साथ तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है ऐसा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं मान? ये तो पापा का हक है, वह जिससे चाहे उससे हमारी शादी करवा सकते हैं। अपनी बेटी पर इतना हक तो हर माता पिता का होता है ना। जानू बोली, मैं मानता हूँ उनका हक है और हर माता पिता का हक होता है, पर बच्चों की पसंद और नापसंद भी मैटर करती है ना। जब दोनों लोग आपसी सहमति से कोई रिश्ता करते हैं तो रिश्ता ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और वो कपल भी सुखी रहता है। और जहाँ तक मुझे तुम्हारी बातों से समझ में आया, तुम्हें रणविजय पसंद नहीं है, तुम उससे डरती हो। क्या हुआ है जानू? अभिमान पूछा। कुछ भी नहीं, जानू एन बोली और आंखें झुका ली। प्लीज़, जब तक कि तुम मुझे बता नहीं दोगी मुझे बेचैनी होती रहेगी, अभिमान ने कहा। जानू ने गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह, हम दादा और रणविजय हम सब बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। वो हमसे बड़ा है और दादा से छोटा। उसकी हमेशा से आदत थी कि वह हमें बहुत परेशान करता था। हम जितना ज़्यादा डरते थे उतना ही ज़्यादा डराता था। कभी अंधेरे कमरे में बंद कर देना तो कभी छत की मुंडेर से धक्का मार देना, कभी कॉकरोच उठाकर हमारे ऊपर डाल देना तो कभी छिपकली से डराना, और हम डर के कंपते थे। जितना हम उससे डरती थी उसे उतनी ज़्यादा खुशी होती थी। वह हमेशा यही कहता था कि तुम्हें डरता देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। जब हम लोग बड़े हुए तब उसका तरीका बदल गया। जानू बोली तो अभिमान ने गहरी आंखों से उसे देखा। लगभग 5 साल पहले जब वह इंडिया में था अक्सर हमारे घर आता था। अब तो जाने अनजाने कभी भी आकर एकदम से हमें गलत तरीके से छू लेता था और हम एकदम से सिहर उठते थे क्योंकि उसकी छुअन कुछ अलग, बहुत अजीब और गंदी। हम उससे डर लगने लगा और हम उससे दूर दूर रहने लगे। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। वक्त और हालत दोनों है अभिमान और जानू के प्यार के खिलाफ। अपने परिवार की पिछड़ी सोच छोड़ जानू और अपने बदले को भुला अभिमान बढ़ रहे हैं एक दूजे की तरफ। क्या अंजाम होगा इनका और इनके इश्क का जानने के लिए सुने बाबरा मन।